Hello students, we now come to part 7 of chapter 5 queuing theory या क्यूइंग मॉडल्स की बात करते हैं। जो आपका सिलेबस है उसके अंदर बेसिकली 3 मॉडल हैं। एक मॉडल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आज मैं बात करूंगा मॉडल सेकंड की जो है, और कल हम बात करेंगे मॉडल थर्ड की। मैंने आपको पहले भी बताया था बेसिक्स आपको याद करने हैं। इसमें मॉडल फर्स्ट, मॉडल सेकंड और मॉडल थर्ड 3 ही मॉडल करने हैं। ज्यादातर मॉडल फर्स्ट और मॉडल सेकंड ही आपसे पूछा जाता है। मॉडल थर्ड कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, इस वजह से नहीं पूछा जाता। उसके आपको सिर्फ परफॉर्मेंस मेजर याद रखने हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे जब हम जो पार्ट 8 और लास्ट पार्ट है इस पीपीटी का बात करेंगे उसमें। चलिए, तो आज हमें बात करनी है मॉडल सेकंड की। अब मॉडल सेकंड की जब हमें बात करनी है तो इसमें हमें कुछ चीजें मॉडल फर्स्ट की याद रखनी पड़ेंगी, और ये उसी के ऊपर बेस्ड मॉडल है। अब देखिए, मैंने कहा ये उसी के ऊपर बेस्ड मॉडल है, तो हम शुरुआत करते हैं। नाम है इसका मॉडल सेकंड। इट इज कॉल्ड एज जनरल एरलांग मॉडल। और ये जो मॉडल है ये मॉडल फर्स्ट की तरह से है, यानी MM1 जो है सेमीकोलन इनफाइनाइट FCFS है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो हमने पहला मॉडल माना था उसके अंदर हमने मीन अराइवल और मीन सर्विस रेट को कांस्टेंट माना था, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि जो हमारा मीन अराइवल रेट और मीन सर्विस रेट है वो कांस्टेंट नहीं होगा। यानी वो कांस्टेंट नहीं होगा, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा नंबर ऑफ यूनिट्स जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। तो जो लैम्डा एन है ये आपको बताएगा मीन अराइवल रेट ऑफ कस्टमर व्हेन एन कस्टमर आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, और म्यू एन जो है आपको मीन सर्विस रेट बताएगा व्हेन देयर आर एन यूनिट्स इन द सिस्टम। एजम्पशन सब वही रहेंगी, बाकी सब चीज वही सेम रहेगी जो हमने मॉडल फर्स्ट में पढ़ी थी, लेकिन अंतर यहां पर सिर्फ लैम्डा एन और म्यू एन आ जाएगा। यानी ये दोनों अराइवल और मीन सर्विस रेट दोनों अब नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स मीन नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं सिस्टम में उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने कहा था जब भी हमें किसी भी मॉडल का सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम 3 स्टेप में सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह से शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन ऑफ मॉडल सेकंड में, या जनरल एरलांग मॉडल जो कहलाता है हमारे पास में। इसमें सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ स्टडी स्टेट इक्वेशन निकालेंगे, यानी सिस्टम के लिए स्टडी स्टेट इक्वेशंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और करनी कैसे है कैलकुलेट? बिल्कुल जैसे हमने पहले मॉडल के लिए कैलकुलेट करी थी, बिल्कुल सेम उसी तरह से कैलकुलेट होगी हमारे पास में। बस यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है हमारे पास में कि जो मीन अराइवल रेट और मीन सर्विस रेट है उसे लैम्डा और म्यू की बजाय लैम्डा एन और म्यू एन हमने कंसीडर करना है। यानी नंबर ऑफ कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी के हिसाब से अगर कस्टमर n-1 होंगे तो अराइवल रेट लैम्डा n-1 हो जाएगी, और अगर हमारे पास में कस्टमर n+1 होंगे तो मीन अराइवल रेट लैम्डा n+1 हो जाएगी। और यही सेम चीज सर्विस रेट के लिए भी रहेगी। तो मैंने यहाँ पर करा नहीं है, आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक से इसको देखें, और जैसे हम मॉडल फर्स्ट के अंदर चले थे, जैसे हमने वहां प्रोसीड करा था मॉडल फर्स्ट के अंदर, बिल्कुल सेम उसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करके जो है हमारे पास में जो स्टडी स्टेट इक्वेशन आएंगी सिस्टम की वो गिवन होंगी किससे? देखिएगा, वो बनेगी लैम्डा n-1 pn-1 माइनस लैम्डा n प्लस म्यू n pn प्लस म्यू n+1 pn+1 इज इक्वल टू 0 फॉर n ग्रेटर देन 0। ये तो पहली बन जाएगी, और दूसरी बनेगी माइनस लैम्डा 0 p0 प्लस म्यू 1 p1 इज इक्वल टू 0 फॉर n इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से गिवन है। मैंने 1 और 2 माना है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में 5 और 6 से गिवन है, तो आप वहां से भी एक बार इनको देख सकते हैं। चलिए, अब देखेंगे, ये तो हमने 2 स्टडी स्टेट इक्वेशन निकाल ली हैं। अब इनको सॉल्व किस तरह से करते हैं वो हम स्टेप 2 के अंदर चलते हैं। देखिए, टू स्टार्ट विद स्टेप 2 यानी सॉल्यूशन ऑफ स्टडी स्टेट इक्वेशंस ऑब्टेन्ड अबव, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उससे अगर हम देखें, हम P1 कैलकुलेट कर सकते हैं, और P1 जो है वो लैम्डा नॉट अपॉन म्यू 1 P नॉट के इक्वल हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू 1 रख दें इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो एक इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी, यानी हम उससे P2 कैलकुलेट कर लेंगे। ये बराबर हो जाएगी लैम्डा नॉट अपॉन म्यू 2 P नॉट प्लस लैम्डा 1 प्लस म्यू 1 अपॉन म्यू 2 P1। और अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे
एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर P1 की वैल्यू ऊपर से मैं उठा के सब्स्टिट्यूट कर लूंगा और सॉल्व कर लूंगा। तो जो सॉल्व करके मेरे पास आएगा वो आएगा कितना, ये आ जाएगा लैम्डा नॉट लैम्डा 1 अपॉन म्यू 1 म्यू 2 और पी नॉट। अब इसका तरीका क्या है सॉल्व करने के लिए? सॉल्व करने का इसका तरीका ये है कि हम यहां पर P0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये कैलकुलेशन हमारी आ जाएगी। अब सिमिलरली हम P3 कैलकुलेट कर सकते हैं। P3 मेरे पास लैम्डा नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2 म्यू 1 म्यू 2 और म्यू 3 आ जाएगा। P नॉट आएगा हमारे पास में, P नॉट की वैल्यू हमारे पास ऊपर रखी हुई है। चलिए तो ये सॉरी P1 की वैल्यू रखिए, P नॉट हम कैलकुलेट करेंगे सॉरी जो है। अब देखिए इसी तरह से मैं प्रोसीड करता चला जाऊंगा और मेरे पास में Pn निकल जाएगा, लैम्डा 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन अप टू लैम्डा n माइनस 1 और नीचे आएगा म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 एंड सो ऑन अप टू म्यू n और P नॉट। अब यहाँ एक चीज देखने वाली है कि लैम्डा वाली टर्म तो 0 से शुरू हो रही है और म्यू वाली टर्म म्यू 1 से शुरू हो रही है हमारे पास में, और सब में जो है P नॉट मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपके पास पेपर में भी आता है तो इतना ही आपने वर्क करना है, इससे ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि जो सिग्मा Pn होता है वो टोटल यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, यानी P0 प्लस P1 प्लस P2 एंड सो ऑन अप टू Pn अप टू इंफिनिटी 1 के इक्वल होगा। अब अगर यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो इसमें से P0 तो कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस लैम्डा नॉट अपॉन म्यू 1 प्लस लैम्डा नॉट लैम्डा 1 अपॉन म्यू 1 म्यू 2 प्लस एंड सो ऑन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ P नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन S, जहां पर S की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा नॉट अपॉन म्यू 1 प्लस लैम्डा नॉट लैम्डा 1 अपॉन म्यू 1 म्यू 2 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर दो बातें होंगी। देखिए अगर S डाइवर्जेंट होगा इसका मतलब या तो उसका सम प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तो इसका मतलब P नॉट हो जाएगा 0, यानी प्रोबेबिलिटी एक भी कस्टमर ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और ये मीनिंगलेस है आपके पास में, क्योंकि अगर P नॉट इज इक्वल टू 0, 0 मींस इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट तो नहीं होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा भी समय आ सकता है कि सिस्टम के अंदर कोई कस्टमर मौजूद ना हो हमारे पास में, लेकिन यहाँ आ गया आपके पास P नॉट 0 यानी इम्पॉसिबल इवेंट आ गया ना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब हम ये अज्यूम करेंगे कि जो S है वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब देखिए ये तो हमने जनरल निकाल लिया। अब यहां हम तीन केसेस पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करेंगे कि ये रिजल्ट जो है मतलब जो हमारा लैम्डा एन और म्यू एन एन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो किस तरह से वेरी करेगा और किस तरह से इसके केसेस बनेंगे। तो इसमें मेरे पास तीन पर्टिकुलर केस मैंने बोला अभी बनेंगे। तो जो इसमें केस फर्स्ट है वो क्या होगा, देखिएगा केस फर्स्ट में क्या होगा कि अगर लैम्डा एन लैम्डा हो जाए और म्यू एन म्यू के इक्वल हो जाए, यानी दोनों इंडिपेंडेंट हो जाए किससे, एन से, तो उस केस में जो एस है वो 1 प्लस लैम्डा अपॉन म्यू आ जाएगा मेरे पास में, क्योंकि लैम्डा एन लैम्डा होगा म्यू एन म्यू होगा, तो यानी सब जगह वैल्यू सेम रहेगी हमारे पास में। तो 1 प्लस लैम्डा अपॉन म्यू प्लस लैम्डा अपॉन म्यू इंटू लैम्डा अपॉन म्यू प्लस एंड सो ऑन, यानी लैम्डा अपॉन म्यू का होल स्क्वायर फिर प्लस लैम्डा अपॉन म्यू का होल क्यूब एंड सो ऑन। और ये एक आपके पास में इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज यानी अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन गई आपके पास में। फॉर्मूला लगाओगे a अपॉन 1 माइनस आर, ये एज्यूम करते हुए कि जो r यानी जो कॉमन रेशियो है, और कॉमन रेशियो है लैम्डा अपॉन म्यू, वो 1 से छोटी है और लैम्डा अपॉन म्यू रो कहलाता है हमारे पास में ट्रैफिक इंटेंसिटी। तो ये मानेंगे कि रो लेस देन 1 है, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू यानी 1 अपॉन 1 माइनस रो आ जाएगा। तो अगर अब आप देखो तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 माइनस रो, ये किसकी वैल्यू आई है, एस की। तो अगर आप P नॉट कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन एस था, तो P नॉट की वैल्यू 1 माइनस रो हो जाएगी। और अगर आप Pn कैलकुलेट करते हैं जो हमने इससे पहले वाले में निकाला था Pn की वैल्यू, तो जो Pn थी वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन म्यू की पावर n और P नॉट, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास सब कैसी होंगी, सेम होंगी हमारे पास में, क्योंकि लैम्डा अपॉन म्यू 1 लैम्डा अपॉन म्यू 2 लैम्डा 2 अपॉन म्यू 3 एंड सो ऑन अप टू लैम्डा n माइनस 1 सब लैम्डा अपॉन म्यू के इक्वल होंगी। तो n टाइम्स आ जाएगा और P नॉट आएगा। P नॉट की वैल्यू 1 माइनस रो है और लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू रो है, तो यानी 1 माइनस रो और रो की पावर n आ जाएगा। और ये सेम रिजल्ट आए हैं जो हमने मॉडल फर्स्ट में पढ़े थे। तो यानी जो केस फर्स्ट है वो सेम हो गया मॉडल फर्स्ट, इसीलिए हम जो ये मॉडल पढ़ रहे हैं इसको जनरल एरलान मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इस मॉडल का पर्टिकुलर केस हो गया जो आपने मॉडल फर्स्ट पढ़ा है। कंटिन्यू करते हुए इसको केस 2 की बात करते हैं। तो उसने कहा इफ लैम्डा एन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन प्लस 1 हो जाए और म्यू एन यानी म्यू कांस्टेंट हो जाए, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज कर रहे हैं
तो हमारे पास अराइवल रेट डिक्रीज हो रही है, तो यानी इन दिस केस lambda n decreases as n increases, which means arrival rate decrease with the increase in number of customer in queue, और सर्विस रेट हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसा जो आपके पास केस है वो कहलाएगा क्यू विद डिस्करेजमेंट। क्यू विद डिस्करेजमेंट का मतलब क्या है हमारे पास में कि भाई लाइन जो है वो बहुत लंबी नहीं होगी आपके पास में, कि भाई लोगों को लगेगा यार नहीं काम नहीं होने का, छोड़ के वो चलते चले, उन्हें लगेगा जैसे जैसे लाइन बढ़ रही है नहीं अब काम नहीं होगा, छोड़ के चलो वापस जो है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अब देखिएगा लैम्डा और म्यू एन की वैल्यू एस के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन को बार बार, यानी अगर लैम्डा 1 लूंगा तो लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा, म्यू 1 लूंगा तो म्यू ही रहेगा, फिर लैम्डा 2 लूंगा तो लैम्डा अपॉन 3 हो जाएगा, फिर म्यू एन म्यू ही रहेगा हमारे पास में, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू में सब सब्स्टिट्यूट करता चला जाता हूं इसमें, तो ये मेरे पास बन जाएगी 1 प्लस लैम्डा अपॉन म्यू प्लस 1.2 लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन म्यू इंटू म्यू, यानी 1/2 फैक्टोरियल लैम्डा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और लैम्डा अपॉन म्यू किसके इक्वल होता है, रो के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास एक सीरीज बन जाएगी 1 प्लस रो स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस रो क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और ये e की पावर रो होगा, एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन है हमारे पास में, और ये हमेशा कन्वर्जेंट होती है अगर रो कैसा होगा, फाइनाइट होगा। और फिर p0 किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन s के, यानी 1 अपॉन e की पावर रो, यानी e की पावर माइनस रो। तो p0 की वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस रो। अब p1 लैम्डा नॉट अपॉन म्यू1 यानी इनटू p0, तो यानी ये बराबर हो जाएगा रो e की पावर माइनस रो। और सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो pn हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा रो की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल p0, और p0 को e पावर माइनस रो लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा रो की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e की पावर माइनस रो। तो ये केस सेकंड हो गया आपके पास में। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम केस थर्ड की बात करेंगे। अब केस थर्ड में क्या है, अगर लैम्डा एन इज इक्वल टू लैम्डा, यानी अराइवल रेट तो कांस्टेंट हो जाए और म्यू एन इज इक्वल टू एन म्यू हो जाए, और ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये मुझसे गलती हो गई जो है, ये कांस्टेंट नहीं होगा, इसको हटा देंगे, कांस्टेंट नहीं होगा ये। देन हियर अराइवल रेट तो कांस्टेंट होगा और सर्विस रेट इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कस्टमर, क्योंकि एन के ऊपर डिपेंड कर रही है म्यू एन, ये कांस्टेंट नहीं होगी, आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज क्यू विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ चैनल्स, क्योंकि इनफाइनाइट भाई जैसे एन बढ़ेगा हमारे पास म्यू बढ़ जाएगा, यानी हमारे पास में इनफाइनाइट चैनल हो जाएंगे। हियर एन सर्विस स्टेशंस विल बी अवेलेबल टू एन कस्टमर एंड नो क्यू, इस केस में कोई क्यू नहीं फॉर्म होगी, करेक्ट है। प्रोसीडिंग एज इन केस सेकंड, यानी ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं, जैसे हमने पीछे रखी थी वैल्यू, ऐसे ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे, तो बिल्कुल सेम वही s की वैल्यू आएगी जो केस सेकंड में आई थी। तो p0 1 अपॉन s यानी e की पावर माइनस रो हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन म्यू1, p0 यानी रो e की पावर माइनस रो हो जाएगा, और pn रो की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल p0 इज इक्वल टू रो की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e की पावर माइनस रो हो जाएगा। करेक्ट हो गया। तो केस थर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कई बार ये अलग अलग करके पूछ लिए जाते हैं, केस सेकंड और केस थर्ड, कि भाई डिस्कस अ मॉडल with in which Q has infinite number of channels या Q is with discouragement। तो ये आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, जो है सिर्फ एक केस डिस्कस करा ले तो उसमें आप स्टडी स्टेट इक्वेशन निकालोगे, जो केस आपसे पूछा है वो वाला केस आप डिस्कस कर दोगे, एंड दैट्स ऑल। अब स्टेप थर्ड जो है, स्टेप थर्ड के अंदर हमें परफॉर्मेंस मेजर कैलकुलेट करने होते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो हम यही सब चीज देखेंगे, और अब देखिए किस तरह से हम परफॉर्मेंस मेजर या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप थर्ड के अंदर अगर हम देखें, स्टेप वन जो पढ़ा वो हमने जो केस फर्स्ट पढ़ा है, केस फर्स्ट तो मॉडल फर्स्ट हो गया, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे केस सेकंड और थर्ड। केस सेकंड और थर्ड में आंसर हमारे बिल्कुल सेम आए हैं, यानी P0 और Pn की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है, तो इसका मतलब इनके जो परफॉर्मेंस मेजर होंगे केस सेकंड और केस थर्ड के, वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो P0 हमें याद रखना है e की पावर माइनस रो होता है, और Pn मेरे पास में रो की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e की पावर माइनस रो हो जाएगा। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी याद रखनी। अब देखिएगा इसमें एक परफॉर्मेंस मेजर कैलकुलेट करते हैं, वो है टू फाइंड एक्सपेक्टेड लाइन लेंथ, यानी एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन दी सिस्टम। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास में, वी हैव ELS, यानी एवरेज लाइन लेंथ निकालनी है हमें, या एक्सपेक्टेड लाइन लेंथ निकालनी है, तो हमें ELS कैलकुलेट करना है। तो ELS का फॉर्मूला होता है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n इनटू Pn। अब Pn की वैल्यू हमने अभी पीछे पढ़ी है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रो की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e की पावर माइनस रो,
अब इसमें से e की पावर माइनस रो तो n के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बाहर निकल जाएगा, और अंदर अगर यहाँ पर n की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं तो ये आ जाएगा मेरे पास में रो स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, रो क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू e की पावर माइनस रो, और रो कॉमन निकलेगा, और ये फिर e की पावर रो का एक्सपेंशन है, तो ये e की पावर माइनस रो और e की पावर रो तो कैंसिल आउट होके पावर जुड़ के 1 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो e की 0 1 होता है, तो ये रो बचेगा, रो कितना होता है लैम्डा अपॉन म्यू आ जाएगा। तो यानी अगर आपको लैम्डा और म्यू पता है तो आप ये बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब हमने एक रिलेशन भी पढ़ी थी, आर्टिकल 5.15 है आपकी बुक में, उसने कहा ऑल्सो विद द रिलेशनशिप फॉर्मूलाज बिटवीन ELS, ELQ, EWS एंड EWQ एनी वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड एज इन मॉडल फर्स्ट, यानी कोई भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इनमें से कोई सी एक वैल्यू मुझे पता है और पुराने फॉर्मूले मुझे सब मालूम है, तो मैं बहुत आसानी से ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। और ये सारे केसेस जो हैं, अब आपने जो है एग्जाम्पल 7, 8 और 9 जो आपकी टेक्स्ट बुक के हैं उनके अंदर अप्लाई करने हैं। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल कोशिश करता हूं आपको बताने की। मैंने 7, 8 और 9 आपको दिया है, मैं पढ़ के बता रहा हूं, मैं लिखा नहीं है इसके अंदर, लेकिन मैं पढ़ के कोशिश करता हूं कि आपकी समझ में आ जाए। एग्जाम्पल 8 में डिस्कस कर रहा हूं। देखिए उसने कहा प्रॉब्लम्स अराइव एट अ कंप्यूटिंग सेंटर इन अ पॉइजन फैशन एट एन एवरेज रेट ऑफ 5 पर डे, यानी जो अराइवल है आपके पास में वो 5 पर डे, यानी लैम्डा की वैल्यू तो 5 दे रखी है आपको पर डे, यानी लैम्डा तो हो गया 5। द रूल्स ऑफ कंप्यूटिंग सेंटर आर दैट ए मैन वेटिंग टू गेट हिज प्रॉब्लम सॉल्व मस्ट एड द मैन हुज प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, यानी अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो आदमी भी मदद करेगा। अगर आप मेरे पास प्रॉब्लम लेके आए हैं तो आप भी मेरी मदद करोगे सॉल्व करने के लिए। उसने कहा इफ द टाइम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद वन मैन हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन टाइम ऑफ 1/3 पर डे, यानी 1/3 पर डे यानी 3 प्रॉब्लम पर डे हो जाएंगी आपके पास में, करेक्ट हो गया। एंड if the average solving time is inversely proportional to the number of people working on the problem, यानी जो सॉल्विंग टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पीपल, यानी n के ऊपर डिपेंड कर गया हमारे पास में। तो अप्रोक्सीमेट द एक्सपेक्टेड टाइम इन द सेंटर ऑफ अ पर्सन, एक्सपेक्टेड टाइम इन द सेंटर ऑफ अ पर्सन एंटरिंग द लाइन, एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, यानी उसको कितना समय लगेगा, यानी ELS आपने उसमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखिए यहां पर ये आपके पास एक जनरल मॉडल बनेगा, कैसे कि ये आपके पास MM1 है, इन्फिनिटी FCFS है, जनरल प्रॉब्लम बनेगा। लैम्डा आपके पास में 5 प्रॉब्लम पर डे हो गया, म्यू आपके पास में 3 प्रॉब्लम पर डे हो गया, और Pn जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस रो अपॉन n फैक्टोरियल रो की पावर n। तो केस सेकंड हमारे पास में लगेगा, क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो एवरेज सॉल्विंग टाइम है is inversely proportional to the number of people working on the problem, यानी जो अराइवल रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो आपके पास में लैम्डा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैम्डा n, मतलब जो लैम्डा n है वो लैम्डा अपॉन n+1 हो जाएगा हमारे पास में। तो देखें इसको, तो Pn हमारे पास में आ गया, फॉर्मूला हम लगाएंगे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा, मैंने बताया था अभी ELS मेरे पास लैम्डा अपॉन म्यू होता है, तो लैम्डा अपॉन म्यू का मतलब हो गया 5/3। आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5/3 एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम एट एनी इंस्टेंट, यानी कितने लोग जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो 5/3 दे रखे हैं हमें। अब एवरेज सॉल्विंग टाइम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 5 थी मेरे पास में, इनवर्सली वर्किंग तो 1/5 पर डे पर प्रॉब्लम होगा, यानी तो इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड टाइम होगा वो क्या होगा कि 1/5 से ELS की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी जो एवरेज सॉल्विंग टाइम है उसकी एक्सपेक्टेड लेंथ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 1/3 डे, यानी 1/3 डे का मतलब हो गया 8 घंटे, यानी जो एक्सपेक्टेड टाइम है इन द सेंटर फॉर अ पर्सन एंटरिंग द लाइन, कि भाई उसको 8 घंटे करीब रुकना पड़ेगा। तो आप एग्जांपल 7 और 9 भी कीजिएगा, और अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप मुझसे डिस्कस करेंगे। Thank you class, and if you have any doubt ask me, you are very free to ask problem,
डोंट हेजिटेट, प्लीज आस्क प्रॉब्लम, क्योंकि आप अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आधा आपको आधा आएगा समझ में, आधा नहीं आएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रॉब्लम पूछें, और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं यहां तक आप सभी एग्जाम्पल कर लें। तो थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।